इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो कि आज एक अपने स्पीड से बढ़ता जा रहा है। आएंगे एकदम तोड़े तोड़े देख के आपको लगेगा यार वहीं से होके आते मेरे होंगे। पेनिस पे एक दवाई लगा के कुछ पता बांध दिया। मुझे दवाई क्या दी, वो तो जी हमें पुड़ियां ही बना के दी थी जी। दो सुबह दो दोपहर दो शाम। क्या मास्टरबेशन भी चांसेस रहते हैं? सारी दीवारें भरी पड़ी हैं, ठीक है। फलाना दवाखाना ढिमकाना दवाखाना, मतलब गुप्त रोगी मिले। कई फेमस सेलिब्रिटी रहे हैं, क्रिकेटर रहे हैं जिन्होंने इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और इन सब की मेडिसिन लेने से। मेन ऑल्सो हैव एन इमोशनल प्रोफिशिएंसी। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये पॉडकास्ट जहां 40s to 60s के लिए इम्पोर्टेंट है, वहीं 20s के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज के हमारे पॉडकास्ट का टॉपिक है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। एक कॉमन प्रॉब्लम बनता जा रहा है जिसके बारे में कोई बात तक नहीं करना चाहता, या यूं कह लो कि कहीं ना कहीं बात करने में हिचकिचाते हैं। आज हमने अपने पैनल पर डॉक्टर रितेश मोंगा, जो कि डायरेक्टर एंड सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट को इनवाइट किया, और मैंने डॉक्टर सर से वो सारे क्वेश्चंस किए जो एक आम इंसान के मन में हो सकते हैं। ज्यादा ना कहते हुए यही कहूंगा कि इस पॉडकास्ट को एंड तक देखें, क्योंकि आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी और आपके मिथ्स भी क्लियर होंगे। डॉक्टर रितेश मोंगा, वेलकम है सर आपका द TST शो में। थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले अगर बात करें डिजिटलाइजेशन के जमाने में, जहां कैंसर के पेशेंट्स, इवन हार्ट के पेशेंट्स कहीं ना कहीं बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, और इसी के साथ साथ यूरोलॉजी में स्पेशली एक जो केस है कि कहीं ना कहीं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो कि आज एक अपने स्पीड से बढ़ता जा रहा है। सर, मैं सबसे पहले ग्राउंड रियलिटी ये जानना चाहूंगा कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है क्या, और ये आज के समय में किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये एक अच्छा टॉपिक आपने चुना है। मेजर इसका रीजन ये है, मैं बोलूंगा कि ना मेंस हेल्थ पे बहुत कम बात होती है, और मेंस हेल्थ पे जब बात होती भी है तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पे तो बिल्कुल ही नहीं होती, ना ही घर पे, ना ही फैमिली में। इवन मोस्ट ऑफ द मेन इवन अपनी पार्टनर से, अपने वाइफ से अपने इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए बात नहीं कर पाते। बच्चे अपने पेरेंट्स से नहीं कर पाते, लोग अपने दोस्तों भाइयों से नहीं कर पाते, क्योंकि एक टैबू अटैच्ड है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के अराउंड। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बहुत कॉमन है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए लोग बहुत गलत कई बार ट्रीटमेंट्स में चले जाते हैं, जिससे और प्रॉब्लम में चले जाते हैं। सो आपने जो मेरे से फर्स्ट पूछा कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है क्या, इन सिंपल वर्ड्स मैं समझाऊं तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक प्रॉब्लम है जिसमें एक मैन या तो सेक्स बिल्कुल नहीं कर पाता, या फिर उसके पेनिस में इतना इरेक्शन नहीं आता कि वो सेक्स के कंप्लीट एक्ट को पूरा कर पाए, या तो कर ही ना पाए, और मान लो इरेक्शन हो भी गया तो उतनी देर नहीं रहा कि पूरा सेक्स का एक्ट कंप्लीट हो पाए। या तो उससे पहले ही इरेक्शन चला गया, या फिर इन बिटवीन द एक्ट इरेक्शन चला गया। सो दैट इज इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, एक बहुत ही ब्रॉड से टर्म्स में। और अगर आज के जमाने में अगर मैं बात करूं, जो ये एक पीक पकड़ता दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, और स्पेशली क्या ये 20s के बाद से आने के कुछ केसेस ऐसे आए हैं कि जो 20s के बाद से भी दिखाई दे रहे हो आपको? सी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसे मैंने आपको कहा बहुत कॉमन है। अगर हम 45-50 की एज की बाद की बात करें तो ऑलमोस्ट 50% ऑफ मेन आफ्टर द एज ऑफ 45 to 50 उनमें इरेक्शन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है जो कि एज रिलेटेड है। ठीक है। अब आपने स्पेसिफिक पूछा 20 से 50 का एज का सब ग्रुप। यूजुअली जो यंग मेन हैं उनमें आजकल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बहुत देखने मिलता है। बहुत सारे यंग बच्चे, यंग बॉयज आते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को लेके। उनके अपने बहुत सारे मिथ्स भी होते हैं। उनमें जो कॉमन रीजंस हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस। ठीक है। जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस के बहुत सारे कारण हैं, हम आगे बात करेंगे, बट इन यंग बच्चों में 20 to 30 इयर्स एज ग्रुप में जो कॉमनेस्ट है वो साइकोजेनिक है। मतलब इट इज मोर इन देयर माइंड,
रेदर देन कि उनको कोई प्रॉब्लम है। उनमें से मैक्सिमम बच्चे साइकोजेनिक होते हैं। साइकोजेनिक मीन्स उनके दिमाग में कुछ गलत धारणाएं होती हैं कि कई बारी उनने कुछ ऐसे मूवीज देखे होते हैं, कुछ ऐसी उनको प्रॉपर सेक्स नॉलेज नहीं होती, उनको यही नहीं मालूम होता कि प्रॉपर इरेक्शन टाइम या सेक्स टाइम कितना होता है। उनको लगता है नहीं मुझे तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। बहुत सारे बच्चे अपने कैरियर को लेके, बहुत सारी चीजों को लेके स्ट्रेस में रहते हैं। रिलेशनशिप स्टेबल नहीं है आजकल। मतलब आई विल कम अगेन टू मे बी 25 to 35 ईयर एज ग्रुप में रिलेशनशिप स्टेबल नहीं है, उसकी वजह से स्ट्रेस है। ऐसे बच्चों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत कॉमन है। बहुत सारे बच्चे ड्रग्स में चले जाते हैं। इवन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन इज स्मोकिंग। टबैको बहुत कॉमन है। टोबैको हम कई बार रियलाइज ही नहीं करते। बहुत से लोगों से पूछते हैं अरे आप टोबैको लेते हैं? नहीं सर, मैं तो वो समझते हैं टोबैको, मैं पूछ रहा हूँ गुटखा तो नहीं लेते। जब उनसे पूछो मैं तो जी हर तीसरे दिन सिगरेट लेता हूँ, हुक्का पीता हूँ। ठीक है, हुक्का इतना मतलब हमारे अराउंड में इतना एडिक्टिव हो गया है, बहुत सारे उसके ही स्टॉल्स चल रहे हैं। लोग अल्कोहल, एक्सेसिव अल्कोहल भी कॉज हो सकता है। बिल्कुल सी अल्कोहल में जितने पेशेंट्स आते हैं सर मैं रेगुलर अल्कोहल लेता हूँ, तो मैं उसमें उनको एक ही सेंटेंस बोलता हूँ दैट इट विल इंक्रीज योर डिजायर एंड इट विल टेक अवे योर परफॉर्मेंस। ओके, मतलब होगा ना कि मतलब जितना ज्यादा लोगे उतना ही आप काम मतलब वो डिजायर ऐसे मतलब मैं तो अब क्या ही कर लूंगा, बिल्कुल, बट द परफॉर्मेंस विल बी गॉन एंड दैट इज शॉर्ट टर्म बिकॉज ऑफ मेनी साइड इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल। लॉन्ग टर्म में अल्कोहल लिवर को इफेक्ट करता है। लिवर को इफेक्ट करने के बाद हार्मोनल इम्बैलेंस करता है, तो वो भी इरेक्शन पे इफेक्ट करता है। सो मेन में मेनली मोस्ट यंग मेन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, रेयरली ड्रग्स, कॉमन इज अल्कोहल, टबैको, और बहुत बारी कई बारी बहुत और हाई एंड सब्सटेंस आते हैं। यू सेड सर 50 to 60 में जो है ये कॉमन सी देखने को मिली है पहले के अराउंड भी, तो इज द गेटिंग ओल्डर इज द मेन कॉज, और उनमें भी जो है कि कुछ अदर फैक्टर्स भी देखने को मिल सकते हैं? ये मैं आंसर करने से पहले मेरे को एक मन में जो हमने पिछली डिस्कशन हम बात कर रहे थे, यंग मैन में अलग से एक सबसेट पेशेंट्स के आते हैं जो हम लोग के पास आते हैं, स्पेशली हमारे हरियाणा में। ठीक है, आएंगे एकदम तोड़े देख के आपको लगेगा यार क्या इम्प्रेसिव बॉडी बिल्डर्स हैं ये। ठीक है, एंड दे हैव टोटल इरेक्टाइल डिसफंक्शन कि सर हमारा तो इरेक्शन ही नहीं होता, ये नहीं है। और जब आप उनसे हिस्ट्री लोगे तो वो फ्रॉम 17-18 उन्होंने जिम स्टार्ट किया। फिर उनके कई बारी जो नॉन क्वालिफाइड मैं बोलूंगा फ्रेंड्स ने, जिम ट्रेनर्स ने, कुछ ने उनको सजेस्ट कर दिया कि आप हार्मोन्स लो, स्टेरॉइड्स लो। वो लेते रहे। उसकी वजह से उनके अपने इतने हार्मोन्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं जो कि उन्होंने एज परफॉर्मेंस एनहांसमेंट लेना शुरू किया, बट उसकी वजह से उनका अपना ही शरीर खराब हो गया। उनके टेस्टिस से जो हार्मोन बनना था वो बिल्कुल खत्म होके वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में चले गए। तो यंग पीपल में वो भी एक मेजर रीजन है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का। तो यंग बच्चों को बहुत सतर्क रहना चाहिए कि जो वो फिजिकल एक्सरसाइज और इस सब में जा रहे हैं उसके लिए कोई अननेसेसरी बाहर से हार्मोन्स और ये सब लेने की कोई जरूरत नहीं। मैं उस क्वेश्चन पे बाद में आऊंगा। इस देयर इज सम मिथ्स आल्सो, क्या मास्टरबेशन भी चांसेस रहते हैं या एक्सेसिव ऑफ सेक्स भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है इस केस में? ठीक है, अब हम लोग फिर से यंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि यंग की अगर बात करें तो व्यूअर्स भी हमारे जो है वो 20 to 40s में ज्यादातर हमारे डेट लाइफ उसमें रहते हैं। तो क्या ये चांसेस हैं, इन्वॉल्व हो सकती है ये जो सेंटर? मास्टरबेशन, ऑल यंग बॉयज मास्टरबेट। ठीक है, इफ एनी यंग बॉय सेज ही डज नॉट मास्टरबेट तो वो इम्पोर्टेंट है, मतलब उसको इरेक्शन नहीं होता है। सो देयर इज हार्डली अ फिट यंग बॉय जो मास्टरबेट नहीं करता है। अब मैंने कहा ना एक पैरेलल ऑनलाइन या कैसे भी कहो एक मार्केट चल रही है जो इन यंग बच्चों को टारगेट करती है कि भाई पहले ही उसको स्ट्रेस हो रखा है, साइकोजेनिक इरेक्शन हो रखी है, प्रॉब्लम इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रखा है, उसको कुछ नहीं, बट उसको मन में एक स्ट्रेस है कि भाई मेरा इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रखा है। उसके बाद वो प्रॉपरली क्वालिफाइड लोगों के पास नहीं पहुंचता और उसके स्ट्रेस को और बढ़ा देते हैं। अरे
तुम तो मास्टरबेट करते रहे हो, तुम्हारा इरेक्शन खत्म हो जाएगा, ये वो। सी तो वो एक झूठ को सच बना दिया जाए, उसके माइंड में सच बन जाए, साइकोजेनिक को और स्ट्रेस में डाल दिया गया। सी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ठीक है, बट हम ये बोलें कि जी मास्टरबेशन किया था इसलिए इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया, इज रॉन्ग, ठीक है। मोस्ट ऑफ द यंग बॉयज मास्टरबेट समटाइम्स इन देयर लाइफ, ठीक है। उसमें यहाँ पे स्कूल्स का, फ्रेंड्स का, पेरेंट्स का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आता है। जो मैंने आपको बोला कि यंग बच्चों के साथ स्पेशली, जो मैं बोलूंगा 13, 14, 15 से लेके 18 या 20 इयर्स तक के हैं, उनसे फादर्स को, एल्डर ब्रदर्स को बात करनी चाहिए, ठीक है। उनकी जो शुरुआत में बात हुई, कहीं ना कहीं अभी भी गैप है। हम कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट तो कर रहे हैं, बट इस मामले में हम एक बहुत बड़ा गैप है फादर से और बच्चे के बीच और में। बहुत बड़ा गैप है, और उसमें बच्चे फिर वो नेट से या इधर उधर से गलत सही जानकारी लेते हैं, ठीक है, और वही उनके दिमाग में चलती रहती है। तो वी शुड टेल देम कि भाई क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए सही नहीं है। ऑब्वियसली एक्सेस ऑफ मैस्टरबेशन इज बैड, ठीक है, एक्सेस ऑफ मैस्टरबेशन अच्छा नहीं है। बट अगर मान लो किसी बच्चे ने कभी इन बिटवीन कभी मास्टरबेट किया है, उसका ये मतलब नहीं है कि उसकी वजह से ही वो इसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया। अभी पीछे एक मूवी भी थी इसी पे ही कि उसका कौन सी थी, अक्षय कुमार की, ओ माय गॉड, तो उसमें कि भाई वो बच्चे का मास्टरबेशन का एक उन्होंने वीडियो बना लिया और उसको इतना स्टिग्मेटाइज कर दिया। और यही हमारी सोसाइटी की रियलिटी है, ठीक है, कि बच्चे इन चीजों को लेकर ना तो बोल पाते हैं और उनको स्टिग्मा हो जाता है, नहीं कर पाते, ओपनली बात नहीं कर पाते, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मास्टरबेशन से, मास्टरबेशन इज अ कॉमन थिंग व्हिच हैपेंस इन मोस्ट ऑफ द यंग मेन, और उससे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जा रहा है, ऐसा नहीं। सो सर, मैं अपने वापस दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ कि जो गेटिंग ओल्डर इज आल्सो द मेन कॉज, और उनमें अगर 50 to 60 जो है तो क्या सिम्टम्स ऐसे रहते हैं जिस वजह से ये केसेस देखने को मिलते हैं? अगर मैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मेन कारण बोलूं, जैसे कैसे कॉमन हो गया, तो एजिंग के साथ कॉमन है। जैसे जैसे एज बढ़ती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन कॉमन होता रहता है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि एज के साथ हार्मोन लेवल्स, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम होते हैं, ठीक है। जो एक 25 इयर्स ओल्ड के हार्मोन लेवल्स हैं, वो 50 इयर्स के नहीं होंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे हार्मोन लेवल्स कम होते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन कॉमन हो जाता है। सेकंड, जैसे जैसे एज एडवांस होती है, बहुत सारी ऐसी क्रोनिक बीमारियां हैं जो यूजुअली हमारी कंट्री में बहुत कॉमन है। जैसे ओबेसिटी एंडेमिक है, जिसमें बहुत ओबीज होगा पेशेंट, उनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन कॉमन है। डायबिटीज और हाइपरटेंशन हमारे यहाँ बहुत एंडेमिक है, ठीक है, आफ्टर द एज ऑफ 50 और सो। तो जिन डायबिटीज में, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत कॉमन है। एज, लो टेस्टोस्टेरोन, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर। फिर जो पेशेंट्स ब्लड प्रेशर वगैरह इन सब चीजों से ऑलरेडी डील कर रहे हैं, फिर इनकी वो मेडिकेशंस लेते हैं, तो उनमें से कई सारी मेडिसिन का भी साइड इफेक्ट इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, तो उसकी वजह से इनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो एज इज द मेजर थिंग विच लीड्स टू इरेक्टाइल डिसफंक्शन, कि एज के साथ साथ हार्मोन लेवल कम होने की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन कम बढ़ता चला जाता है। बट अलॉन्ग विद एज देयर आर सर्टेन मोर थिंग्स जो कि अवॉइडेबल है, मतलब व्हाट मैसेज हमें देना है कि भाई एज तो रोक नहीं सकते, ठीक है, बट आप अपने लाइफस्टाइल को बेटर रख सकते हो। प्रॉपर एक्सरसाइज करो, डायबिटीज का कंट्रोल रखो, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल रखो, ठीक है, कि आपको मेडिसिन की जरूरत ना पड़े, आपका ऐसे ही आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल सही रहें, लिपिड प्रोफाइल सही रहें। तो अगर ये सब नहीं होगा तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत कम रहेगा। इफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज नॉट अनट्रीटेड, तो क्या सिर्फ कपल्स के बीच में जो एक गैप आ जाता है वहीं तक ही सीमित है, या इसके अलावा पर्सनल इंडिविजुअल के एक लाइफ में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं, साइकोलॉजिकल और सोशल? यही ना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा प्रॉब्लम है। जैसे साइकोलॉजी बहुत इन्वॉल्व है जी, मतलब कई बारी ऐसे कपल्स आते हैं कि भाई मुझे इरेक्टाइल डिसफंक्शन है और सब बातचीत होता है, वो फिर वो अगली बारी फर्स्ट टाइम आता है अपने पार्टनर के साथ, अगली बारी आता है कहता है सर मुझे ना इरेक्टाइल डिसफंक्शन तो है
बट मुझे इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब इनके साथ है और इनके साथ नहीं है। ओके। मतलब इट इज अ वेरी पार्टनर ओरिएंटेड थिंग। हाँ, तो मतलब हाँ, वो हाँ। उसका साइकोजेनिक है, उसकी लाइकिंग किसी एक पार्टनर के लिए है, वहां उसको कोई इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं है। और जो जहां उसकी लाइकिंग नहीं है वहां उसका इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। तो ये मींस फील जो है वो कहीं ना कहीं एक मैटर इमोशंस बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। सी बिकॉज ह्यूमंस की बात है ना, वी आर नॉट एनिमल्स। तो एक इमोशन साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, टू हैव एनी फिजिकल रिलेशनशिप, टू बी इंटीमेट। तो वो साइकोलॉजी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, मैन की साइकोलॉजी में एक और मेजर चीज है कि स्पेशली बहुत सारे ऐसे मैन आते हैं जिनकी नई नई शादी हुई है, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम वो बिकॉज ऑफ स्ट्रेस परफॉर्म नहीं कर पाए, और फिर उनको परफॉर्मेंस एंजाइटी हो गई, फिर तीसरी चौथी बारी से उनके ऑलरेडी दिमाग में चलता रहता है कि यार वो सेक्स को अवॉइड करने लगते हैं। उनको लगता है यार मेरा तो इरेक्शन नहीं होगा, और जितना वो नेगेटिव सोचते हैं उतना ही उनका नहीं होता, ठीक है। और वो उसी स्ट्रेस में चले जाते हैं, और until unless उनके स्पाउस लेके आए, फ्रेंड्स लेके आए। तो अगेन वन मोर मैसेज कि भाई अगर ऐसा कोई इरेक्शन डिसफंक्शन है, कुछ है, परफॉर्मेंस एंजाइटी हुआ है, ये सब बहुत माइनर चीजें हैं। बहुत छोटी मोटी बातों से, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से, थोड़े बहुत ट्रीटमेंट से ठीक हो सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वी गेट पेशेंट्स की 6 महीना हो गया है, 1 साल हो गया है, 2 साल हो गया है शादी को, और फिर कपल आते हैं कि अभी तक मैरिज कंसुमेट ही नहीं हुई है हमारी, और इस रीजन से नहीं हुई है। तो दिस इज द ट्रूथ ऑफ आवर सोसाइटी। लोग बात ही नहीं करते। सर्टेन येट व्हाट वी हैव टॉक, अगर देखा जाए जो अभी तक मेरे को समझ आ रहा है, तो क्या डू यू फील कि बढ़ते स्क्रीन टाइम्स, या जैसे स्ट्रेस की आपने बात करी, या इवन कॉर्पोरेट फैक्टर, जो कॉर्पोरेट प्रेशर्स, इवन जो जॉब लाइफ है, तो उसकी वजह से भी ये चांसेस जो मतलब जो ये है अपनी पर्सनल लाइफ में देखने को मिलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन? बिल्कुल। देखिए साइकोजेनिक फैक्टर तो मैंने आपको बोला मेजर फैक्टर है यंग पीपल में इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए। अब यंग मेल्स उससे पूछो, भाई बोला सर मुझे तो ना इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, मैं तो भाई तुम्हारा लाइफस्टाइल क्या है? सर मैं ना सुबह 6 बजे घर से निकल जाता हूँ, मेरा ऑफिस, मेरा 2 घंटे का राइड है ऑफिस का, फिर मैं वहां से 6 बजे फ्री होता हूँ, वापस गाड़ी लेके निकलता हूँ 2-2.5 घंटे, फिर वापस रात में 9 बजे घर पहुंचता हूँ। और उसके बाद तो सर मेरे तो दिमाग में भी नहीं आता कि क्या है क्या नहीं है। तो मेरे लिए तो सेक्स एक बोझ हो चुका है कि मतलब मैं तो बस मुझे ये लगता है कि मुझे मेरी स्लीप कंप्लीट हो जाए। सर मेरी स्लीप कंप्लीट नहीं होती, मैं हार्डली 4-5 घंटा सोता हूँ दिन में, ठीक है। सो ये जो लाइफस्टाइल है जो कि बहुत कॉमन कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल हो चुका है, ठीक है। और उसमें कई लोग फिर जो उनको वीकेंड डेज भी मिलते हैं वो भी वो पार्टीज में, अल्कोहल में, इसमें कर लेते हैं, ठीक है। तो इस सब चीजों को चेंज करना जरूरी है। हाउ वी कैन चेंज सर? इवन मैं इसी को साथ में जोड़ना चाहूंगा कि कैसे चेंज किया जा सकता है। देखिए कोई इस पॉइंट को अगर मैं देखो, मैं तो सबको बोलता हूँ कोई भी बंदा अगर अपने बारे में सोचे तो आज की डेट में इंक्लूडिंग ऑल ऑफ अस, आप, मैं, सब, हम भी लोग, कभी ऐसे होता है कि हम लोग मोबाइल देखने बैठे और आधा घंटा मोबाइल ही देख रहे हैं, रील्स एंड ऑल, आधा घंटा हम लोग मोबाइल देख रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपना ये अननेसेसरी स्क्रीन टाइम को कट करना है, ठीक है। 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप होनी चाहिए। आप जब घर जा रहे हो आपको अपने पार्टनर से, अपने, इट्स नॉट कि सी यू कैन नॉट थिंक ऑफ कि फिजिकल रिलेशनशिप बस ये है कि भाई मैं आया और इन बेड एक फिजिकल रिलेशनशिप हो गया, दैट विल नेवर हैपन। सी आपकी एक बॉन्डिंग क्या है अपने पार्टनर के साथ फॉर एवरी स्मॉल एंड बिग थिंग, ठीक है। फिजिकल रिलेशनशिप तो उसका एक पार्ट है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स अ मच वाइडर रिलेशनशिप। ऑलरेडी यू हैव सेड दैट इमोशंस बहुत जरूरी है, इमोशंस ही बहुत जरूरी हैं। मतलब अगर आपके फीमेल पार्टनर आपसे इमोशनली इन्वॉल्व ही नहीं है, ठीक है, तो वो कभी भी वो धीरे धीरे तो आप उससे अटैच नहीं रहोगे, और वो आप फिर आपको लगेगा मुझे अब स्ट्रेस हो रहा है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है, व्हाटएवर यू मे से। सो इमोशनल फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट डेली 30 मिनट्स टू 1 आवर की कुछ ना कुछ एक्सरसाइज जरूर करें, चाहे तेज चलें ही, वॉक ही करें। खाना खाने के बाद आदत डाल लेंगे 30 से 40 मिनट एक वॉक करनी है, ठीक है। कुछ भी मीन जैसे टहलने जैसे निकल जाते हैं, तो वो टहलने जैसे निकल जाते हैं, ऐसे हम
अपने अगर पेरेंट्स के टाइम की बात करें तो उन सब की रूटीन में था, वो लोग कुछ ना Exactly, कुछ sir. फिजिकल एक्टिविटी करते थे, ठीक है। अब तो यहाँ से बाजार भी जाना हो तो वो भी 1 मिनट स्कूटी चाहिए। ब्लिंकिट हो चुका है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो कि जाना ही क्यों है, ठीक है, ब्लिंकिट वाला ही लेके आएगा। सो दीज आर ऑल, मतलब जो हमने कन्वीनियंस ली है, ये सब उसका कॉस्ट है। Sir, how according to your experience even how common it is the erectile dysfunction अभी तक की अगर बात करें कितना कॉमन है, इवन अगर मेंस की अगर बात है अकॉर्डिंग टू द डाटा है, तो आपके अकॉर्डिंगली कितना ये कॉमन हो? जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगेन इट इज डिवाइडेड इन एज ग्रुप। जैसे दिल्ली एनसीआर का अगर हम डाटा करें, एज आई टोल्ड यू, मोर देन 50 इयर्स अराउंड 40 to 50% ऑफ पीपल, ओके, मोर देन 65 और सो ऑलमोस्ट मोर देन 80-90% ऑफ पीपल। 20 to 50 एज ग्रुप में भी ऑलमोस्ट 25 to 30% ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम इरेक्टाइल डिसफंक्शन बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, ठीक है। और तभी आप देखते हो कि बहुत सारे इरेक्टाइल डिसफंक्शन को लेके ऑनलाइन ऑफ लेबल ड्रग्स ट्रीटमेंट्स बहुत सारे हैं, जिनके बहुत सही चीज मालूम नहीं है, लेकिन लोगों को क्योंकि ऑनलाइन मिल जाते हैं सब कुछ, तो ऑफ लेबल ट्रीटमेंट्स के लिए चले जाते हैं। बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं जो एक शाइनेस और वो एक छुपाने का है, इस वजह से वो ऑनलाइन डाइवर्ट हो जाते हैं, बजाय आपके पास आने की जगह वो वहां डाइवर्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। तो कॉमन क्या मेडिसिन ऐसी हो सकती हैं जो हम एक नॉर्मल लाइफ के अंदर अगर हम लेना चाहें, नॉट विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन, इवन आपके साथ कंसल्ट करने के बाद या डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने के बाद ही ले, पर क्या ऐसी मेडिसिन है सर मार्केट के अंदर जो अवेलेबल हो? देखिए, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में बहुत मतलब देयर आर ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स हु ट्रीट इरेक्टाइल डिसफंक्शन। यूरोलॉजिस्ट इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट करते हैं, साइकियाट्रिस्ट इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट करते हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, क्योंकि डायबिटीज और थायराइड के पेशेंट्स में कई बार इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, वो इसको ट्रीट करते हैं। तो हमें ना इरेक्टाइल डिसफंक्शन को सिर्फ इरेक्टाइल डिसफंक्शन करके नहीं देखना चाहिए, ओके, ठीक है। हमें एक वाइडर ये देखना चाहिए, एक मेंस हेल्थ पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। मैं बहुत सारे डॉक्टर्स को भी ये मैसेज देना चाहूंगा कि ना, मैंने देखा है कि लोग पेशेंट से पूछते हुए झिझकते हैं, भैया तुम्हारे इरेक्शन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और हमने, डॉक्टरों ने भी अपने मन में एक मिथ बना लिया है कि अगर मेरे पास 55-60 साल का पेशेंट आया है तो हम ये मान लेते हैं ये थोड़ा सेक्स की इसको क्या जरूरत है, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। जब तक हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, हमें इसका पेशेंट की प्रॉब्लम पता ही नहीं चलेगी। तो बहुत सारे पेशेंट जो डायबिटीज के आ रहे हैं, प्रोस्टेट के आ रहे हैं, बीइंग अ यूरोलॉजिस्ट, तो प्रोस्टेट के पेशेंट्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत कॉमन है। जब आप उससे स्पेसिफिकली बात पूछोगे कि आपके इरेक्शंस में भी प्रॉब्लम है, देन दे ओपन अप कि सर मेरे इरेक्शन में तो बहुत प्रॉब्लम है, मैं तो परेशान हूँ इसके लेके, ठीक है। सो सबसे इम्पोर्टेंट, मोर देन मेडिसिन, इज ओनली द वे यू टॉक टू योर पेशेंट, क्योंकि बहुत सारे उनके डाउट्स होते हैं, मिथ्स होते हैं, जो जिसमें सिर्फ कुछ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग चाहिए, साइकोलॉजिकल टॉक्स चाहिए, और उसी से उनको बहुत हेल्प मिल जाती है। कमिंग टू ड्रग्स प्रॉपर, तो आजकल बहुत सारे ड्रग्स आ गए हैं, PDE5 इनहिबिटर्स उन्हें हम बोलते हैं, सिल्डेनाफिल है, टेडालाफिल है, फिर उसमें बहुत डिसीजन है कि किस एज ग्रुप में किसको यूज करना है, ठीक है, बट दे आर वेरी इफेक्टिव, ठीक है। तो देयर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, ड्रग्स आपने बोले वो भी कहीं ना कहीं एज ग्रुप्स में मैटर करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये नहीं कि ओवर द काउंटर गए जस्ट बोला ये इतने mg में या कुछ नहीं, भी, देखो हर ड्रग्स के अपने साइड इफेक्ट्स भी है, सो सबको अपना सेफ्टी प्रोफाइल, वही साइड इफेक्ट्स पे अभी आना था। हाँ, तो आपको सेफ्टी प्रोफाइल भी लेके चलना है। फिर एक मेडिसिन जो मे बी 60-65 साल वाले के लिए ठीक है, वो 20-25 साल वाले के लिए शायद उतनी इफेक्टिव नहीं है। जो 20-25 साल वाले के लिए इफेक्टिव है, देखो एक सपोज मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करूं कि एक 60 इयर्स ओल्ड बंदा है जिसको मे बी महीने में 3 या 4 बार सेक्स करना है, ठीक है, उसके लिए जो मेडिसिन चाहिए, ही नीड सब मेडिसिन की उसने खाई, अगले 1-1.5-2 घंटे में उसका इरेक्शन हो जाए, वो सेक्स कर पाए। और दूसरा एक यंग मेल है जिसकी नई नई शादी हुई है, जिसका ज्यादा प्रॉब्लम ही साइकोजेनिक है, उसको ऐसा मेडिसिन चाहिए जो स्ट्रेस और एंजाइटी को कम रखे, और उसका मेडिसिन का इफेक्ट ओवर द लॉन्ग, वो मेडिसिन पे डिपेंडेंट ना हो। ऐसा नहीं कि उसकी मेडिसिन 1 ही घंटा इफेक्टिव है और उस 1 घंटे में सेक्स नहीं हुआ तो फिर वो सेक्स कर ही नहीं पाया। तो उसको तो साइकोलॉजिकल बेनिफिट तभी मिलेगा जब वो
मतलब उसने मेडिसिन दिया, उसको आगे भी वो 16 घंटे बाद भी 20 घंटे बाद भी वो सेक्स कर पाए, तो धीरे धीरे वो अपने इस साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से बाहर निकलेगा. सो लॉट ऑफ थिंग्स, एज बीइंग वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग. बहुत सारे पेशेंट्स में और सारी प्रॉब्लम्स रहती है, डायबिटीज रहता है, जैसे मैंने कहा बहुत पेशेंट्स को प्रोस्टेट रहता है, हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, तो उसमें आपको देखना पड़ता है उसके लिए कौन सी मेडिसिन प्रॉपर है. थोड़ा सा डिफर हो जाता है. हाँ बिल्कुल. और फिर जैसे बहुत सारे पेशेंट्स में अब हम यहाँ आए तो हार्मोन की डेफिशिएंसी रहती है. तो मैंने बोला बहुत सारे लोग बाहर से हार्मोन ले लेते हैं, अपने हार्मोन डेफिशिएंट हो जाते हैं, या कुछ लोगों में ऐसे ही अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है, तो उनको कई बार हार्मोन रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है, जिसमें एक टीम वर्क होता है, आप एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करते हैं, तो वो हार्मोन्स को देखते हैं. कई बारी सब कुछ अगर फेल हो जाए तो एक पिनाइल इम्प्लांट्स होते हैं, पेनिस में एक इम्प्लांट्स लगा दिए जाते हैं. दे वर्क वेरी वेल, स्पेशली जिन लोगों में कई बार पहले एक्सीडेंट हो गया है, उसके नर्व्स और वेसल्स में इश्यू आ गया, उतने अच्छे रिएक्शन नहीं हो पा रहे, उनमें पिनाइल इम्प्लांट्स लग जाते हैं. और जब बाकी ट्रीटमेंट्स फेल हो जाए तब भी पिनाइल इम्प्लांट्स आते हैं. तो देयर इज अ होल स्पेक्ट्रम, जो बहुत कुछ है. इन मेडिसिन्स का जो साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल सकता है, मतलब लॉन्ग रन में अगर यूज किया जाए तो. इसको ना मैं दो तरह से बोलता हूँ, ठीक है. जैसे पेशेंट आते हैं, आएंगे जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, वो आप उसको ट्रीटमेंट दोगे, वो फिर 4-6 हफ्ते बाद आएगा, सर मैं तो बहुत अच्छा हूँ, लेकिन अब मुझे इस दवाइयों की आदत तो नहीं पड़ जाएगी, ठीक है, कि मैं अब इससे बगैर सेक्स ही ना कर पाऊँ. दिस इज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल. हाँ बिल्कुल. मतलब आते हैं मरीज की, भाई मुझे इसके आदत तो नहीं पड़ जाएगी. अरे भाई तुम इसकी आदत छोड़ दो, तुम अपनी बाकी आदतें सुधार लो पहले, ठीक है. अगर तुम्हारी बाकी आदतें ठीक होती, कि तुम रेस्ट प्रॉपर लेते, तुम सिगरेट नहीं, माइंड से रिलैक्स रहते, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करते, तुम इनकी जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है. तुम उन आदतों को ठीक कर लो, ये आदत खुद ही छूट जाएगी, ठीक है. लेकिन अनटिल अनलेस वो आदत आपकी नहीं छूटी है, देन यू नीड सम मेडिकेशन, क्योंकि आपकी बॉडी में वो फिटनेस सही नहीं आती, तो कुछ सपोर्ट आपको उस टाइम तक चाहिए होगा, ठीक है. सो दैट इज वन थिंग. सेकेंड, आपने पूछा क्या साइड इफेक्ट्स हैं. जैसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, अब स्पेशली एल्डरली की मैं बात करूं, अब उनको है कि मुझे इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, डॉक्टर को दिखाया नहीं, कोई वो बात नहीं कि कुछ भी ऑनलाइन मंगा लिया या ओवर द काउंटर ले लिया, और उसका जबकि अपने हार्ट की प्रॉब्लम थी या हार्ट का वीकनेस था, और कुछ मेडिसिन ले ली, एंड उसी की वजह से कॉन्ट्राइंडिकेशन कहीं ना कहीं उसमें हाँ देखो, अब आई विल नॉट लाइक टू टेक नेम्स, बट बहुत एक कई फेमस सेलिब्रिटी रहे हैं, क्रिकेटर रहे हैं, जिन्होंने इरेक्टाइल डिसफंक्शन और इन सब की मेडिसिन लेने से, ओवरडोजिंग से और ये सब से प्रॉब्लम्स हो गए. दे हैड कार्डियक इवेंट्स, and it leads to a death also if taking any patient with a, अगर हार्ट की मेडिसिन, कोई हार्ट की दवाइयां खा रहा है जिसका हार्ट का फंक्शन अच्छा नहीं है. कुछ सबसेट ऑफ मेडिसिन हैं जो कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन में पुअर हार्ट वाले पेशेंट्स ले रहे हैं, तो एकदम से उनको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, या उनको कार्डियक अटैक प्रेसिपिटेट हो सकता है. कुछ ऐसे केसेस भी आपके पास लॉन्ग रन में आए जो लॉन्ग रन में ले तो रहे हैं, बट अब क्या है, उनको साइड इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं, तो उसमें आप उनको कैसे, मतलब एक टैकल, उस पेशेंट्स में, उस केसेस में कैसे टैकल करते हो? सी मैंने बोला ना, अब ऐसा नहीं है कि देयर इज वन मेडिसिन और देयर टू मेडिसिन, देयर इज अ बास्केट ऑफ ट्रीटमेंट अवेलेबल, ठीक है. तो क्योंकि उसने ओवर द काउंटर तो ले ली, बट अब क्या है, अब उसको दिक्कत हो रही, तो अब आपके पास जरूर है. जब आपके पास एक पेशेंट आता है, तो आपको ये देखना होता है कि इस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए बेस्ट चीज क्या है, इसकी प्रॉब्लम क्या है. देखो, मैं अगर बोलूं कि पेशेंट्स ना, जैसे कई तरह कुछ पेशेंट आते हैं जो कहते हैं मेरा ना इंटरेस्ट ही नहीं होता सेक्स करने का, ठीक है. कुछ पेशेंट होते हैं तो वो बिल्कुल ही अलग उसमें हो गए कि मेरा तो इंटरेस्ट ही नहीं है, और उसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं. इंटरेस्ट ही कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल, जो आपने बात की, वो कहीं ना कहीं और किसी और भी बहुत चीजें होती हैं, ठीक है. दूसरा एक पेशेंट है जी, मेरा इरेक्शन तो हो जाता है, बट मेरा प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाता है, मेरा उतनी देर रहता ही नहीं है इरेक्शन. एक और सबसेट हो जाते हैं कि जी मेरा सब ठीक है, बट आई डोंट एंजॉय सेक्स, ठीक है. So there are different kind of patients for all subset of patients. किसकी क्या प्रॉब्लम है, किसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, एज क्या है, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. There can be a patient as fit as you, there can be a patient who is very obese, ठीक है. तो we have to see accordingly कि इसके लिए क्या ट्रीटमेंट इसके लिए बेटर होगा.
इनका Okay. कार्डियक स्टेटस क्या है, डायबिटीज स्टेटस क्या है, और बाकी चीजों को मैंने कहा ना सिर्फ इरेक्शन नहीं देखना, बाकी चीजें भी देखनी है कि उसका शुगर क्या ठीक करना है, उसका ब्लड प्रेशर ठीक करना है। अगर आप उनकी जनरल हेल्थ को ठीक करोगे, शुगर, ब्लड प्रेशर, एक्सरसाइज सब कुछ ठीक करोगे तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ठीक होगा। सिर्फ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को आप टारगेट नहीं कर सकते। क्या सर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नसों की कमजोरी के कारण भी चांसेस रहते हैं? क्योंकि ये बिल्कुल, देखो नसों की कमजोरी, हम नस किसको कहते हैं? नर्व्स जो हाँ, न्यूरोलॉजिकल। देखो हम दो चीज में फिर उसको दो में बांट दूंगा। बिल्कुल सर, मैं चाहता हूँ कि जो व्यूअर्स हैं वो एटलीस्ट हम इस जो टॉपिक पे बात करें, क्योंकि ये एक तरीके से मेरे जैसे यंग जो हैं उनमें केसेस कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। बस वही आपने जो बात करी कि ओपनली आ नहीं रहे आपके पास। बेसिकली ना वो नसों की कमजोरी बहुत कॉमन है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए। मतलब एक तो हो गया साइकोलॉजिकल कारण, अब हम आ जाएं ऑर्गेनिक कारण में जिनमें वाकई प्रॉब्लम है। ओके। उनमें वाकई प्रॉब्लम में दो तरह की प्रॉब्लम आ गई। एक तो न्यूरोलॉजिकल, मतलब जिनमें नर्व्स की प्रॉब्लम है कि उतनी अच्छी नर्व सप्लाई, पेनिस की नर्व्स को सप्लाई नहीं हो रही कि प्रॉपर उनको कमांड जा रहा हो पेनिस को कि कब इरेक्शन होना है। पेशेंट हम प्रॉपर फोर प्ले भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इरेक्शन ही नहीं हो रहा। ठीक है। और सेकंड इज वेस्कुलोजेनिक। नसों को अब हमने दो में बांट दिया, खून की नसें और जो नर्व्स वाली नसें हैं, दोनों अलग अलग हो गया। एक ब्लड फ्लो वाली वेस्कुलोजेनिक हो गई कि वेस्कुलर वाली कई बीमारियों की वजह से, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, तो पहले चोट लगी तो अच्छे से ब्लड ही नहीं जा रहा उसमें पेनिस में, जिसमें हार्ट का मेन रोल रहता है। हार्ट और ब्लड वेसल्स दोनों का रोल रह रहा है। तो वेस्कुलोजेनिक इंपोर्टेंस हो सकती है कि ब्लड फ्लो ही अच्छे से नहीं जा रहा। न्यूरोजेनिक इंपोर्टेंस हो सकती है कि नसें प्रॉपर से नहीं हो रही। थर्ड क्या है, जब इरेक्शन हो रही है तो आर्टरी से पेनिस में ब्लड जा रहा है। बिल्कुल। ब्लड वहां रुकेगा जब तक पूरा सेक्स का एक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक रहेगा, उसके बाद वापस जाएगा और डिटुमिसेंस हो जाएगी, मतलब पेनिस बैठ जाएगा। लेकिन कई बार ये होता है इरेक्शन हुआ और उसमें वेनस लीक होते हैं, पेनिस में वेन्स से ब्लड लीक होता रहता है, तो जितना देर उसको रहना चाहिए उतनी देर नहीं रहेगा। तो सी इरेक्टाइल, मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, हम एक ब्रॉड टर्म में नहीं बोल सकते कि भाई ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक ही चीज है। उसके अंदर उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हर कारण को हर पेशेंट डिफरेंट है, हर पेशेंट यूनिक है। उस पर्टिकुलर पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है उसके हिसाब से आपको उसके लिए ट्रीटमेंट डिफाइन करना होगा। तो सर बेसिकली जो अभी तक का ये समझ आया कि नर्व्स तो न्यूरोलॉजी से रिलेटेड भी हो गया और वस्कुलर से भी हो गया। इसके साथ साथ जो हमने जैसे दवाइयों की बात करी, कहीं ना कहीं आज के टाइम में बहुत सारी ऐसी एप्स है जो हमें पहले भी बात कर रहे थे, जो ओपनली फोन्स में अवेलेबल हैं, डिजिटल प्ले स्टोर्स पे एप्स या ऑनलाइन जितनी भी जानकारी है, क्या उसके अकॉर्डिंगली हम ले सकते हैं मेडिसिन के स्पेशली आना, क्योंकि हम बात कर चुके हैं इस बारे में। देखिए, हाँ, मुझे लगता है कि अगर हम कहीं पे भी, लाइक अभी हम लोग फरीदाबाद में बैठे हैं, हम यहाँ दिल्ली चले जाएं, सारी दीवारें भरी पड़ी हैं, ठीक है, फलाना दवाखाना, ढिमकाना दवाखाना, मतलब गुप्त रोगी मिले। गुप्त रोगी मिले, तो जो गुप्त रोगी बना दिया ना, उससे ऐसा स्टिग्मा गुप्त ही रह गया, वो स्टिग्मा ही जुड़ गया उसके ऊपर। ठीक है, पहले तो हमें उसे स्टिग्मा से बाहर निकलना है। ठीक है, फिर अब बहुत सारे, जैसे आपने बोला एप्स हैं, ये सब हैं जो डाइटरी सप्लीमेंट्स बहुत सारे देते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं जो आर्जिनिन बेस्ड हैं, और बहुत सारे हमारे इंडियन मेडिसिन हैं, इंडियन ड्रग्स हैं जिनके अच्छे रिजल्ट्स हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, हमारे जो ट्रेन्ड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं उनको उसकी नॉलेज है, वो उसको ट्रीट करते हैं। मैं तो पेशेंट आता है, मैं उससे यही बोलता हूँ कि बोला डॉक्टर साहब हमने वहां दिखाया, यहाँ दिखाया। मैंने कहा देखा तू दिखाना था किसी पढ़े लिखे आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखा लेता। ठीक है, मतलब सी देयर आर BMS डॉक्टर्स, MD आयुर्वेदा होता है। ठीक है, तो वो भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ट्रीट करते हैं। इंडियन हमारे कल्चर में इतने अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स रहे हैं, इतने अच्छे मेडिसिन रहे हैं, जिसके प्रोडक्ट्स से ही बहुत सारे फार्मास्यूटिकल्स बने हैं जो कि इरेक्शंस में हेल्प करते हैं। बट मेरा क्वेश्चन मार्क है उन ट्रीटमेंट्स को लेके जिनका जो बिल्कुल इनइफेक्टिव है, जो सिर्फ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के पेशेंट्स को टारगेट करते हैं फॉर मॉनेटरी पर्पसेस या उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए, कि पेशेंट X हमारे पास आया है,
ठीक है, अब इरेक्टाइल डिसफंक्शन का आया है तो मुझे हम 6 महीने का इतने हजार का पैकेज दे देंगे। उसको भी मालूम है कि 6 महीने बाद इसका कुछ नहीं होगा, तो ना तो ये कहीं कंप्लेंट करेगा ना कुछ करेगा। क्या बोलेगा, मुझे इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, तो वो उसके ही साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का उसके प्रेशर और बन गया कि वो कुछ बोल तो सकता नहीं। हाँ, तो मेरा यही है कि पेशेंट से कि आप कुछ भी ट्रीटमेंट लीजिए, ठीक है, चाहे आप मतलब हम मेरे पास आए, यूरोलॉजिस्ट से दिखाएं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से दिखाएं, साइकियाट्रिस्ट से दिखाएं। आप बहुत पेशेंट नहीं हम तो जी आयुर्वेदिक दिखाएंगे, तो आयुर्वेदिक ही दिखाएं, बट नॉन और अच्छे पढ़े लिखे लोगों से दिखाएं जिन्होंने इस बीमारी के बारे में पढ़ा है, जिनको इस बीमारी के बारे में मालूम है, ना कि उन लोगों से जो आपको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं इसको लेके। वो आपको सोल्यूशन कोई नहीं देंगे, आपको और स्ट्रेस दे देंगे। बिल्कुल, वो नुक्कड़ पे एक छोटा सा टेंट लगा के बस साइड पे मतलब पेशेंट्स आते हैं, सर मुझे बोला कि आपकी नसें कमजोर हैं, मेरे पेनिस पे, और ये पेशेंट वही होंगे जो वहीं से होके आते मेरे पेनिस पे एक दवाई लगा के कुछ पत्ता बांध दिया, ठीक है। जब हम उसको हटाते हैं, पूरी पिनाइल स्किन बर्न हो चुकी है उसकी, ठीक है। अब उसका जो नहीं था नर्व डिस्फंक्शन, तो स्किन ही बर्न हो गई सर, नर्व्स बर्न हो गई, सब कुछ हो गया। अब आप उसको पहले तो पट्टियां ही करके उसको, पहले वो तो वूंड हो गया ना, अब उसको आप हील करोगे, सब कुछ करोगे, तो आप कहीं और ही पहुंच गए, और उसके लिए तो बहुत बड़ा ट्रॉमा हो गया। वो पहले ही स्ट्रेस में था कि मेरा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं है, उसके पेनिस पे एक बड़ा सा जख्म हो गया है, एंड इट इज सो कॉमन। मतलब इट्स नॉट कि हमें बहुत फार होता है कि मतलब आई विल से दैट आफ्टर मेनी डेज आई गेट टू सी सच पेशेंट्स, ऑलमोस्ट एवरी मंथ आई गेट टू सी सच पेशेंट्स की पेनिस पे इंजरी हो गई है, कुछ हो गया है, मान ली क्या गरम टच कर दिया कहीं पे, इस साइड पे बड़ा सा वूंड लेके आ गया। तो मैं भी मींस पेशेंट्स को यही कहूंगा, जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, कि इवन आप बजाय इन सब के जाने की जगह एक अच्छे हेल्थ सेंटर्स में आके प्रॉपर एक डॉक्टर्स के साथ अपनी कंसल्टेशन रखे तो ज्यादा बढ़िया है। बिल्कुल बढ़िया है। और इन जनरल मुझे लगता है इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, ठीक है, अगर आपके कान में दर्द होता है तो आप अपने पेरेंट्स से बात करते हो, अपनी वाइफ से बात करते हो। वैसे ही अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो आप अपने फ्रेंड से, भाई से, स्पाउस से बात करें। अब तो मूवीज भी आने लग गए हैं सर, बिल्कुल उसमें आई होप कि गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है इस सभी चीजों से। बिल्कुल, ये देखो समहाउ मैंने कहा ना, पीछे अगर हम 20 साल पीछे चले जाएं तो लेडीज के बहुत सारे मेंस्ट्रुअल रिलेटेड प्रॉब्लम, सब रिलेटेड प्रॉब्लम्स, लोग ना ओपन से बात करना शुरू किया, मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे बात करना शुरू किया सब पे, जिससे कि हमारे बहुत सारे डिजीजेस, बहुत सारे इवन कैंसर्स का इंसिडेंस कम हुआ। बट आई डोंट नो, स्टिल मेंस हेल्थ इज अ टैबू, ठीक है। वो कहीं ऐसा तो नहीं सर कि कहीं वो मर्दानगी पे शक आने वाली बात ये भी हो सकती? बिल्कुल यही है ही, ठीक है। वो कि मेरी मर्दानगी पे शक हो जाएगा, तो इस वजह से मैं पे शक हो जाएगा। वो क्या है ना, एक बेसिक कह लो मेन साइकोलॉजी इज लाइक दैट, अगर उनको कुछ प्रॉब्लम होगा वो शांत करके बैठ जाएंगे, वो किसी से डिस्कस नहीं करना चाहेंगे उसको, ठीक है। तो बट वी हैव टू, दिक्कत तो बढ़ती जा रही है, फिर दिक्कत बढ़ती जा रही है। और वो मोस्ट ऑफ द टाइम इरेक्टाइल डिसफंक्शन किसी और रीजन की वजह से है। वो इमोशनल हो सकता है, वो साइकोलॉजिकल हो सकता है, वो कोई अंडरलाइंग और डिजीज हो सकती है। तो आपका वो ट्रॉमा और बढ़ता चला जाएगा। बेटर इज कि बात करो, अपने स्ट्रेस रिलीज करो, सबसे बात करो, जो उसके लिए सही प्रोफेशनल्स हैं उनसे बात करो, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज ट्रीटेबल। हो, ठीक है सर। इंडियन मेडिसिन की आपने बात करी, मैं ज्यादा टाइम लूंगा, बट जो इंडियन मेडिसिन की जिस हिसाब से आपने सिल्डेनाफिल और टेरापिल की बात करी, कितना टाइम ये लेते हैं अगर अपने इफेक्ट्स को दिखाने में, और कितना मतलब टाइम तक ये अपना इफेक्ट्स रखते हैं एक तरीके से? देखिए, these are not the only two medications, but these are the I think very common used medications. ठीक है। Sildenafil usually remains effective for 1 to 2 hours. Tadalafil का effect 16 to 18 hours तक रह सकता है। But both the medications should be used after taking proper consultation, कि भाई कोई ऐसा underlying disease तो नहीं है, क्योंकि हाँ बहुत सारे पेशेंट इनको लेने आए, मेरे पूरे मसल्स में स्पाज्म हो रहा है, मेरे आईज के विजन में, अंडर द गाइडेंस ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ही लेना चाहिए,
कि ऐसा नहीं हो, बट डोसेज इज गुड टू बी टेकन। ठीक है, कई बार वी गेट पीपल विद सो मेनी साइड इफेक्ट्स, वो यंग लड़के इतनी हाई डोसेजेस ले लेते हैं। ठीक है, उनको यही नहीं पता होता कि हम क्यों ले रहे हैं। ठीक है, वो जी किसी ने दे दिया, हमने खा लिया। तो ऐसा प्लीज किसी ने दे दिया और हमने खा लिया वाला काम बंद करें। ठीक है, बहुत सारा होता है कि भाई वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन था, वो हम वहां चले गए तो उसका हमें 6 महीने का कोर्स दिया था, इतने हमारे से इतने 1000 रुपए ले लिए। मुझे दवाई क्या दी, वो तो जी हमें पुड़ियां बना के दी थी जी, 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम, ना उसको मालूम क्या है ना शायद किसी को मालूम उसमें क्या है। ठीक है, तो ऐसा कोई चीज ना करें अपने साथ से, आपकी बॉडी है, रिस्पेक्टेड। एट द एंड मैं यही चाहूंगा, एक कोई मैसेज आपकी तरफ से स्पेशली उन व्यूअर्स के लिए जो यंग हैं, इवन जिम भी कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत जरूरी है कि अभी जिम भी वो होते हैं ऑब्वियसली अपने आप को फिट दिखाना, और वो ज्यादातर सारे अनमैरिड ही होते हैं, बट आफ्टर मैरिड ये कॉम्प्लिकेशंस आना बहुत एक रिस्क हो जाता है। तो उनके लिए क्या एक मैसेज आप देना चाहेंगे एट द एंड में? यही सी फॉर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, लेट्स कीप द मैसेज वेरी सिंपल that men's health is also important. All of us men, if suffering from anything, whether erection or any other problem, हम उसके लिए बात करेंगे। हम unnecessary erectile dysfunction को एक स्ट्रेस मान के उसके टैबू में नहीं जिएंगे। अगर टेम्पररी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बहुत कॉमन होता है, ठीक है, कि घर में कुछ हो गया, कोई ट्रेजेडी हो गई, पेरेंट्स का लॉस हो गया, टेम्पररी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, तो आपको बहुत टाइम सपोर्ट की जरूरत होती है। ठीक है, तो ऐसी मर्दानगी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है कि मुझे किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मेन ऑल्सो हैव एन इमोशनल कोफिशिएंट, सो लेट द मैसेज बी कि हर मेन का भी एक साइकोलॉजिकल और इमोशनल कोफिशिएंट है, और हम खुद भी अपने इमोशनल और साइकोलॉजिकल कोफिशिएंट की रिस्पेक्ट करेंगे, और अगर कभी प्रॉब्लम रहता है तो उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस एंड ट्रीटमेंट लेंगे। थैंक यू डॉक्टर रितेश मोंगा सर, बहुत ही एक डीप ये हमारा पॉडकास्ट आज का रहा है, और मैं आने वाले टाइम में दोबारा कोई एक और टॉपिक पे इसी में हम एक डीप डिस्कशन जरूर आपके साथ रखेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच, आपने हमारा पॉडकास्ट यहाँ तक देखा। वी होप यू लाइक इट एंड आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी। आप अपने फीडबैक्स और सजेशन कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ऑल्सो आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड एस्टीम गेस्ट को हमारे पैनल पर देखना चाहते हैं तो हमें बताएं। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गेट देम ऑन आवर शो, एंड वी प्रॉमिस यू कि आप तक वर्ल्ड क्लास हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन लाते रहेंगे। कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू।